और सीधा रुक करते हैं बेंगलुरु की तरफ, जहां इस समय लोकसभा स्पीकर संबोधित कर रहे हैं। विधानमंडल की गरिमा बनी रहे, क्योंकि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं जब आदर्श रूप से चलेगी तभी हम तमाम देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक आदर्श संस्था का मार्गदर्शन कर पाएंगे। इसलिए हमने विचार किया है कि इस 75 साल होने पर फिर एक बार देश भर के पीठासीन अधिकारी, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी दल के नेता, उनसे भी विचार विमर्श हो, ऐसा भी प्रस्ताव हम शीला ने पीठासीन अधिकारियों के बीच में रखेंगे और उसमें जो निर्णय होगा, उन निर्णयों के आधार पर देश भर में 75 कार्यक्रम अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग प्रदेशों के द्वारा आयोजित किए जाएंगे और एक पारदर्शी जवाबदेही लोकतंत्र बने, इसके लिए सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के पीठासीन अधिकारी सारगर्भित चर्चा कर परिणाम लाएंगे। और दिल्ली जेल से जयपुर लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, फिरौती के लिए बिल्डर को धमकी का मामला है। प्राइवेट नेटवर्क से व्यापारी को कॉल की थी। दिल्ली की मंडोली जेल से संपत नेहरा ने कॉल किया था। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर संपत ने कॉल किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को सिम उपलब्ध कराई थी। तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद था। व्यापारी को धमकी की वजह की जांच जारी है। व्यापारी को जानने वाले किसी जानकार ने धमकी दी थी। और ये तस्वीरें जहां पर गैंगस्टर को जयपुर लाया गया है, पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है। किसी व्यापारी को धमकी देने का आरोप है और उसी सिलसिले में दिल्ली से बिश्नोई को जयपुर लाया गया है। गया था और फर्दर जब टेक्निकल एनालिसिस किया गया, साइबर फोरेंसिक को यूज किया गया, तो चीज़ सामने ये आई कि ये कॉल मंडोली जेल से ओरिजिनेट हुआ है। मंडोली जेल में संपत नेहरा बंद था। फर्दर जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इनकी आपराधिक गैंग से जुड़े हुए लोगों से गैंग्स की जानकारी के आधार पर वो पुलिस के पास पुरानी जो आपराधिक इंटेलिजेंस थी उस आधार पे एस्टेब्लिश हुआ। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो आई थी उन दोनों को जोड़ने से ये चीज़ स्पष्ट हुई कि संपत नेहरा द्वारा मंडोली जेल में रहते हुए ये व्यापारी को धमकी दी गई थी। फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये चीज़ सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जिस हैंडसेट के मार्फत ये धमकी दी गई थी उसमें यूज की गई सिम लॉरेंस बिश्नोई द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। लॉरेंस बिश्नोई तत्समय तिहाड़ जेल में था। तो लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा दोनों के द्वारा इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना स्पष्ट हुआ। दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो तस्वीरें और लॉरेंस बिश्नोई इस समय जयपुर में। फिलहाल पुलिस की पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद उम्मीद है पुलिस को और कई अहम जानकारियां हाथ लगेगी। और नागौर से बड़ी खबर इस समय की, नकल गिरोहों पर पुलिस का छापा पड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में 3 शातिर ठग आए हैं। रीट पास कराने का झांसा दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पर कुचामन सिटी में कार्रवाई की गई। तलाशी में परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र मिले हैं। मोबाइल में रीट परीक्षा पास कराने की व्हाट्सएप चैटिंग भी पुलिस ने बरामद की है। तो पुलिस लगातार एक्शन में, और जैसा कि राज्य सरकार ने कहा था कि अगर कोई भी इस तरीके की नकल करवाने में शामिल हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार मुस्तैद है और ये भी कहा जा रहा है लगातार कि अगर इस तरीके के कोई भी गिरोह अभ्यर्थियों को झांसा दे तो इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाए। और इसी सिलसिले में लगातार पुलिस को सूचनाएं मिल रही हैं और एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर चालू है।
और अब देखते हैं टॉप 10। सबसे पहले बात जयपुर की। मरुधरा में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का जयपुर दौरा है। इस दौरान उनके साथ सतीश पूनिया, अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोनोग्राफी मशीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं इधर पंजाब में हुई सियासी उठक पटक को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से भी जोड़ा। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में अंदर ही अंदर आग सुलग रही है और ये आग लावा बनेगी तो सरकार के सामने बड़े संकट पैदा होंगे। भारतीय जनता पार्टी में चेहरों की आवश्यकता इसलिए नहीं, दो बड़े चेहरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, लौह पुरुष अमित शाह और हमारे नड्डा जी, ये चेहरे, तीन चेहरे हमारे पास पर्याप्त है, इसलिए नए दूसरे चेहरों की आवश्यकता ही नहीं। गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम पर चूरू के राजगढ़ में व्यापार मंडल अध्यक्ष से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे को प्रभारी मंत्री की मीटिंग में उठाया। उन्होंने चूरू एसपी से यहां तक कह डाला कि कहीं कोई पुलिस वाला तो गैंगस्टरों की मदद नहीं कर रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने व्यापारी से भी मुलाकात की और कहा कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। अगर पुलिस रंगदारी के मामले में अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट भी अब चीख चीख कर यह कहने लगी कि राजस्थान के अंदर जो शांत प्रदेश था अपराध की दृष्टि से सिरमौर बन गया। चूरू जिला, हरियाणा के लगता हुआ जिला, यहाँ रंगदारी लंबे समय से चली आ रही है। कभी लॉरेंस के नाम से, कभी संपत नेहरा के नाम से, कभी राजू ठेठ के नाम से। इन गैंगस्टरों के नाम पर जिस प्रकार दहशतगर्दी का वातावरण बना है, उसमें बहुत से लोगों ने धमकी के कारण से अपना पैसा दिया। इसी प्रकार की धमकी हमारे चूरू जिले के प्रमुख समाज सेवी राधेश्याम डोकेवाले को जब मिली, हम सब लोगों ने। राज्य सूचना आयोग में पहली बार लोक अदालत लगाई गई, जहां जेडीए से जुड़े कुल 268 मामलों की सुनवाई हो रही है। इस लोक अदालत में मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता सहित 5 सूचना आयुक्त सुनवाई कर रहे हैं। इस मौके पर सूचना आयोग ने जेडीए के अधिकारियों को भी तलब किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में सूचना आयोग जगह जगह लोक अदालतें लगाएगा। राज्य सूचना आयोग आज बड़ी पहल करने जा रहा है। पहली बार आयोग में लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। मेरे साथ में मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर डीबी गुप्ता जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहली बार लोक अदालत का आयोजन हो रहा है आयोग में, क्या मकसद है, किस तरीके से इसमें प्रकरणों का निस्तारण होगा? देखिए, लगभग 9 माह पूर्व जब मैंने यहाँ पर पदभार संभाला था, हम 3 लोग एक साथ नए यहाँ पर आए थे दिसंबर 20 में, और 2 पहले से आयुक्त यहाँ पर थे। तो अब पहली बार ये आयोग 1+4 पूरे 5 जने अब यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमने जब हम शुक्रवार को बैठक करते हैं हर सप्ताह, और उसके अंदर हमारे सामने ये जब पहली बार फिगर आए तो 18,000 से ऊपर पेंडेंसी थी। उसको देखते हुए एक तो ये स्थिति थी कि जो नए केसेस आते हैं उनका 6 से 8 महीने बाद उनको डेट मिलती थी, और जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उसमें अगर डेट पड़ती है तो अगेन वो ये स्थिति होती है, तो उससे त्वरित न्याय नहीं मिल पाता था। तो हमने कहा इसको किस तरह से क्या नवाचार करें जिससे कि ये हम इस समस्या को कम कर सकें। तब हमने ये इस लोक अदालत के बारे में सोचा। ऐसी लोक अदालत जहाँ तक हमें ज्ञात है किसी तरह पूरे कंट्री में भी आरटीआई के मामले में कभी नहीं हुई है। अब हमने एक्चुअली इसको प्लान किया था फरवरी में, और 23 अप्रैल को जेडीए की होनी थी, और 6 और 7 मई को होनी थी ये उदयपुर संभाग की, और फिर बाद में नगर निगम की। 3 हमने अनाउंस कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय 16 अप्रैल से कोर्ट्स बंद हो गए कोरोना की वजह से, और हमको वो स्थगित करनी पड़ी। तो उसी कड़ी को वापस अब शुरू करते हुए हमने ये जेडीए का आज
लोक अदालत रखी है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली जितना भी, जैसे जेडीए आज हमने लिया, इसलिए लिया कि एक तो केसेस का संख्या ज़्यादा है, दूसरी बात ये आती है कि वो आम जनता के दैनंदिन कामों से जुड़ा हुआ है, तो उससे उनको राहत पहुंचती है अगर जल्दी सूचना मिलती है तो। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, इसको तकरीबन 16 साल हो जाएंगे 12 अक्टूबर को। क्या लगता है सर, क्या वास्तव में ये बहुत सशक्त कानून बन के उभरा है या अभी भी कई इसमें कमियां खामियां है? देखिए, जहाँ तक बात है, सशक्त एक माध्यम है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पहली बार एक अधिकार के रूप में आम जनता को ये मिला कि सरकारी तंत्र की सूचनाएं वो ले सके। पहले इस तरह का कोई अधिकार ऐसा सच नहीं था, कहीं सिटीज़न चार्टर बनते थे, कहीं एडहॉक कुछ कार्रवाई होती थी। एक पूरे देश में कानून बन के इस तरह से ये मिलना अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी। अब धीरे धीरे ये इसमें जैसे जैसे समय बीता है, उसके साथ इसमें कुछ सशक्तता भी आई है और कुछ जगह पर इसका दुरुपयोग भी हुआ है। दोनों बातें हैं। अगर हम ये कहें कि सब अधिकार मिल गए तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सीढ़ियों से उस मंच की ओर जाते हुए जहां से वो भारत की बात रखेंगे, इस दुनिया के बड़े मंच पर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासभा